नमस्कार, मैं पवन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं खबरें अब तक में। आज हम सिर्फ आपको खबरें नहीं दिखाएंगे, आज हम आपको वो चेहरा दिखाएंगे जो नकाब के पीछे छिपा है। वो नकाब जो कभी धर्म के नाम पर पहना जाता है तो कभी राजनीति की आड़ में। आज हम बात करेंगे उस हिंसा की जो आई लव मोहम्मद के एक पोस्टर से शुरू हुई, लेकिन अंजाम गोलियों, बुलडोजर और साजिशों तक पहुंचा। दिखाएंगे कैसे जब चुनाव करीब हो तो सलाखों से भी सियासत बाहर झांकने लगती है। साथ ही आज आपको बताएंगे उस सन्यासी की कहानी जो भक्तों का मार्गदर्शक नहीं, बेटियों का शिकारी निकला। और अंत में करेंगे एक ऐसा खुलासा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये सिर्फ खबरें नहीं, ये समाज की असल तस्वीर है जो छुपाई नहीं जा सकती। लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। आरएसएस का शताब्दी समारोह, पीएम मोदी ने जारी किया स्मारक टिकट और सिक्का। बिहार वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों का आरोप, इंडिया ब्लॉग ने शुरू किया वेरिफिकेशन अभियान। भारत के अमीरों की लिस्ट में बड़ा उलटफेर, मुकेश अंबानी फिर बने नंबर 1। केंद्रीय कर्मचारियों को मिला दीपावली गिफ्ट, डीए में 3% बढ़ोतरी। बरेली हिंसा में अब तक 81 आरोपी अरेस्ट, तौकीर रजा का राइट हैंड नफीस भी गिरफ्तार। अतीक अहमद के बेटे अली की जेल बदली, नैनी से झांसी किया गया शिफ्ट। बरेली हिंसा के 2 आरोपियों का एनकाउंटर, पैर में लगी गोली, फायरिंग पथराव में थे शामिल। बरेली में बिजली चोरी पर एक्शन, सपा पार्षद समेत 5 लोगों पर एफआईआर। दशहरा से पहले सोने चांदी की कीमत में उछाल, 1,18,460 रुपए पहुंचा 24 कैरेट गोल्ड। बाजार में हरियाली लौटी, सेंसेक्स ने लगाई 715 अंकों की छलांग, निफ्टी 24,800 के पार। तो चलिए अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और बात करते हैं अपने पहले खास मुद्दे के बारे में। उत्तर प्रदेश के बरेली में जो कुछ हुआ वह सिर्फ एक अफवाह या स्थानीय झड़प नहीं थी, बल्कि योजनाबद्ध तरीके से रची गई एक संगठित हिंसा की स्क्रिप्ट थी, जिसमें नफरत की आग से ज्यादा बारूद की गंध थी। आई लव मोहम्मद के पोस्टर के बहाने शहर की फिजा को जिस तरह जहरीला किया गया, अब उसकी परतें एक एक कर खुल रही हैं। और अब तो सामने आ रहा है वो चौंकाने वाला नहीं, बल्कि सोचने पर मजबूर करने वाला भी है। आपको बताते चलें, बरेली में बवाल के दौरान हुए हंगामे में शामिल इर्दीश रीस और इकबाल को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी और अब अस्पताल में इलाज के बहाने गुनाह धोने की कोशिश हो रही है। ये वही लोग हैं जिन पर पुलिस पर फायरिंग और सरकारी गन लूटने का आरोप भी है। इन दोनों की गिरफ्तारी सीवीगंज इलाके से हुई। पुलिस को मुखबिर ने इनपुट मिला था कि पुलिस पहुंची, लेकिन उन्होंने सरेंडर करने के बजाय पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जहां जवाबी कार्रवाई में दोनों ढेर तो नहीं हुए मगर धर लिए गए। इन दोनों के पास से तमंचे, कारतूस, मोबाइल फोन और एक लूटी हुई सरकारी गन बरामद हुई है। और सबसे अहम बात यह है, ये कोई अचानक भटके नौजवान नहीं हैं, बल्कि इनके खिलाफ पहले से ही चोरी, डकैती, गैंगस्टर, आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर मामले पहले से ही दर्ज हैं। इस बवाल को यूं ही भीड़ का गुस्सा मत समझिए। पुलिस की जांच में सामने आया है कि हजियापुर में घटना के एक रात पहले लोगों को असला बांटे गए थे। तमंचे, चाकू और बाकायदा निर्देश भी दिया गया था कि शहर में दंगा करना है। वहीं पुलिस का कहना है कि हिंसा में शामिल भीड़ में बाहरी लोग भी शामिल हुए, जिन्हें इसी मकसद से बरेली बुलाया गया था। पुलिस को अब बिहार और पश्चिम बंगाल से लोगों को बुलाए जाने के सबूत मिले हैं। आपको बता दें कि मामला सिर्फ गिरफ्तारी और एनकाउंटर तक सीमित नहीं है। अब मौलाना तौकीर रजा और उनके करीबियों की करोड़ों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर गरजने लगे हैं। सपा पार्षद ओमान रजा के अवैध ई चार्जिंग स्टेशन को तोड़ दिया गया है। इस स्टेशन में 77 किलो वाट की बिजली चोरी भी पकड़ी गई है। वहीं समाजवादी पार्टी के पार्षद समेत 8 लोगों पर 1 करोड़ 12 लाख का जुर्माना और एफआईआर दर्ज की गई है। शाहजहानपुर रोड स्थित हमसफर बारात घर को सील कर दिया गया है, जो मौलाना का करीबी चलाता था। बरेली विकास प्राधिकरण और नगर निगम अब एक एक करके तौकीर रजा के करीबी नेटवर्क पर शिकंजा कस रहे हैं। वहीं मौलाना का दामाद मोहसिन रजा भी
पुलिस की गिरफ्त में हैं। अब आप ये भी जान लीजिए कि ये मौलाना तौकीर रजा आखिर है कौन। आपको बता दें, तौकीर रजा कोई साधारण मौलवी नहीं, वो राजनीति और कट्टरता के गठजोड़ का बड़ा चेहरा है। बरेली में हुए बवाल के मुख्य साजिशकर्ता मौलाना तौकीर रजा को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। उनके 7 रिश्तेदार मोहसिन रजा खान और अन्य कई गुर्गों को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। वहीं मोहसिन रजा ने कार्रवाई को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है, लेकिन सवाल यह है कि अगर सब कुछ सही था तो फिर तमंचे, बिजली चोरी और अवैध निर्माण किसके लिए किए गए थे। वहीं अब तक की कार्रवाई में क्या क्या हुआ, आइए ये भी आपको बता देते हैं। 72 आरोपी गिरफ्तार, 3 एनकाउंटर, 1 सरकारी गन बरामद, 2 तमंचे, कारतूस, मोबाइल फोन, बाइक जब्त, 1 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना, बुलडोजर से अवैध निर्माणों का सफाया, पुलिस और प्रशासन की संयुक्त दबिश लगातार जारी। जाहिर है बरेली की घटना ने साफ कर दिया है कि धार्मिक भावनाओं की आड़ में राजनीति करने वाले अब कानून की नजरों से बच नहीं सकते। योगी आदित्यनाथ सरकार का बुलडोजर अब ना सिर्फ दीवारें तोड़ रहा है बल्कि साजिशों का चेहरा भी उजागर कर रहा है। बरेली में जो हुआ वो इत्तफाक नहीं था, ये पूरी तैयारी से किया गया हमला था, शहर की फिजा पर, कानून पर और लोकतंत्र पर। लेकिन जवाब भी उतना ही ठोस और तगड़ा मिला है। एनकाउंटर, गिरफ्तारियां, सीलिंग और बुलडोजर। जिन्हें लगा था कि जुमे की नमाज के बाद कानून छुट्टी पर चला जाएगा, अब उन्हें अस्पताल की चारपाई से जवाब मिल रहा है। अब सवाल ये नहीं कि कितनों को पकड़ा गया, अब सवाल ये है कि अब कौन कौन अभी बाकी हैं। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगले मुद्दे की तरफ। खुद को सन्यास और संस्था का मार्गदर्शक बताने वाले स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार सारथी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं और उनके साथ जुड़ी है एक एक परत खुलती जा रही है। दिल्ली के एक प्रतिष्ठित मैनेजमेंट कॉलेज की 17 छात्राओं ने उनके खिलाफ यौवन शोषण, डराने, धमकाने, जालसाजी और धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। ये वही बाबा है जिसने पहचान छिपाने के लिए 2 पासपोर्ट बनवाए, माता पिता तक बदल डाले और खुद को अंतरराष्ट्रीय संगठनों से जुड़ा बताकर हर किसी को भ्रमित करता रहा। आइए आपको बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। कभी अपने आप को संयुक्त राष्ट्र का दूत बताने वाला, कभी पीएमओ का करीबी, कभी बेबी डॉल बेटी कहकर छात्रों को फुसलाने वाला और कभी सीसीटीवी से बिग बॉस बनकर उनकी हर हरकत पर नजर रखने वाला, ये है दिल्ली का वो सन्यासी जो पहचान बदलता गया, गुनाह छिपकता गया और बेटियों की जिंदगी से खेलता गया। लेकिन क्या अब वक्त आ गया है कि धर्म की आड़ में बने ऐसे दरिंदे का चेहरा समाज के सामने लाया जाए। दरअसल दिल्ली के बसंत कुंज स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट की 17 छात्राओं ने 6 अगस्त को चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में आरोप है कि बाबा ने EWS स्कीम के तहत PGDM कर रही छात्राओं को अपना शिकार बनाया, रात में बुलाना, अश्लील मैसेज भेजना, डरा धमका कर चुप करना और विरोध करने पर निरस्त करने की धमकी देना। ये सब बाबा की रोजमर्रा की हरकतें थीं। इतना ही नहीं, बाबा के 3 करीबी महिला सहयोगियों पर भी छात्राओं ने फुसलाने, दबाव बनाने और सबूत मिटाने में सहयोग करने का आरोप लगाया है। वहीं शिकायत दर्ज होते ही बाबा दिल्ली छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने उसे नोटिस जारी किया है, लेकिन वह लगातार ठिकाने बदलता रहा, कभी वृंदावन, कभी मथुरा तो कभी आगरा, लेकिन वो ज्यादा दिन तक बच नहीं पाया। और आखिरकार दिल्ली पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि वह आगरा के ताजगंज इलाके के एक होटल में हैं, जहां 27 सितंबर की रात को होटल में छापा मारा गया और बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से मोबाइल फोन, आईपैड, फर्जी दस्तावेज, 2 पासपोर्ट बरामद किए गए हैं। बाबा की असलियत तब उजागर हुई जब पुलिस ने उसके पास से 2 पासपोर्ट बरामद किए। एक में नाम स्वामी पार्थशास्त्री, जन्म स्थान दार्जिलिंग, दूसरे में नाम स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती, जन्म स्थान तमिलनाडु। दोनों में माता पिता के नाम अलग अलग बताए गए हैं। पुलिस को इसके पैन कार्ड और अन्य दस्तावेजों में भी 1 से अधिक पहचान मिली है, जिससे साफ है कि वह बाबा ने सोची समझी साजिश के तहत अपनी असलियत छिपाई।
जांच में सामने आया कि बाबा ने हॉस्टल में हर कोने में सीसीटीवी कैमरे लगवा रखे थे, जिनकी लाइव फीड उसके मोबाइल पर उपलब्ध थी। लॉबी, सीढ़ी, यहां तक कि बाथरूम के पास एक कैमरे लगाए गए थे, जिससे छात्राओं पर 24 घंटे निगरानी रखी जाती थी। छात्राओं का आरोप है कि जब वह विरोध करती थीं तो उन्हें कॉलेज से निकालने और दस्तावेज जब्त करने की धमकी दी जाती थी। वहीं पुलिस ने बाबा के मोबाइल से अश्लील चैट्स बरामद किए हैं, जिसमें वह छात्राओं को बेबी डॉल जैसे शब्दों से बुलाता था। इतना ही नहीं, एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है कि बाबा ने एक छात्रा से दुबई के एक शेख के लिए सेक्स पार्टनर बनने की मांग की थी। पुलिस ने बताया कि उसने झूठे दावों के सहारे संस्था में रौब बनाया और लोगों को भ्रमित किया। वहीं पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि बाबा के पास 8 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है, अलग अलग नामों से बैंक खाते हैं। एफआईआर के बाद भी उसने 50 लाख रुपए की निकासी की है। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने उसकी पूरी संपत्ति फ्रीज की है। पुलिस ने बाबा को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है। अब उसकी 3 महिला सहयोगियों से आमने सामने पूछताछ होगी। कॉलेज परिसर में भी उसे ले जाया जा सकता है ताकि पीड़ितों के बयानों की पुष्टि की जा सके। जाहिर है बाबा चैतन्यानंद की गिरफ्तारी ने न सिर्फ एक संस्थान की परतें खोली, बल्कि यह भी उजागर किया कि कैसे धर्म के नाम पर शोषण का पूरा नेटवर्क खड़ा किया गया। अब दिल्ली पुलिस की अगली चुनौती है कि न्याय की कड़ी को मजबूत करे और इस मामले को उदाहरण बनाए। गिरफ्तारी से राहत मिली है, अब इजहार है इंसाफ का उस दिन का, माफ करिएगा, अब इंतजार है इंसाफ के उस दिन का जब बाबा नहीं दरिंदा कहकर उसे उम्र कैद की सजा मिले। खैर, इसी के साथ बढ़ते हैं खबर अब तक में अगली खबर की ओर। कानपुर से लेकर रामपुर तक जेल की सलाखें ढीली पड़ी या सियासत की चालें तेज हो गईं? जी हां, ये सवाल इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों एक नई हवा बह रही है और इस हवा में रिहाई की खुशबू। सपा के एक के बाद एक दिग्गज नेता जेल से बाहर आ रहे हैं। ताज़ा नाम है इरफान सोलंकी का, जो 34 महीने बाद मंगलवार शाम जेल से रिहा हुए और जैसे ही बाहर निकले शेर आया के नारों ने कानपुर गूंज उठा। अब सवाल है कि क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या चुनावी बिसात पर सपा की नई बिसात? आपको बता दें, कभी कानपुर की सियासत के दमदार खिलाड़ी रहे समाजवादी पार्टी के नेता इरफान सोलंकी करीब 34 महीने यानी कि 3 साल बाद जेल यात्रा के बाद मंगलवार शाम महराजगंज जेल से रिहा हुए। पत्नी नसीम सोलंकी, जो अब खुद सीसामऊ से विधायक हैं, बच्चों और सास के साथ उन्हें लेने जेल पहुंची। शाम 6:15 पर जैसे ही जेल के गेट खुले, मानो एक भावनात्मक फिल्म का क्लाइमेक्स चल रहा हो। पत्नी बच्चे दौड़ पड़े और इरफान सोलंकी ने सबको गले लगा लिया। जेल से बाहर आते ही नारे लगे, जेल के ताले टूट गए, इरफान सोलंकी छूट गए। वहीं रिहाई के बाद कानपुर में जोरदार स्वागत हुआ, आतिशबाजी, फूलों की बारिश और सोशल मीडिया पर तस्वीरें। सोलंकी की सियासी वापसी जैसे स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी हो। वहीं जेल से बाहर आने के बाद इरफान सोलंकी ने मीडिया से बातचीत में कहा, क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मिला है, मुझे न्याय की जीत हुई है। ये जी सर, इरफान जी क्या कहेंगे? न्याय की जीत हुई है, न्याय की जीत हुई है, न्याय की जीत हुई है, बेशक न्याय की जीत हुई है और मुझे अल्लाह पे भरोसा है और भरोसा रहेगा। वहीं इरफान सोलंकी की रिहाई के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश है। खुद अखिलेश यादव ने फोन पर बात की और जल्द मुलाकात की बात कही। आपको बता दें कि पिछले 10 दिनों में आधा दर्जन सपा नेता जेल से रिहा हुए हैं और ये नाम हैं जो कभी योगी सरकार के रडार पर थे, लेकिन अब उन्हें कोर्ट से राहत मिलने लगी है, जिसमें आजम खान 23 महीने बाद जेल से बाहर, जोगेंद्र सिंह यादव 3 साल बाद रिहा, रामेश्वर यादव 3 साल बाद रिहा, उमर अंसारी 39 दिन बाद कासगंज जेल से बाहर। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या योगी सरकार ने विपक्ष को दबाने के लिए मुकदमे दर्ज कराए थे या ये सभी नेता कानून के शिकंजे में थे और अब सिस्टम ने उन्हें छूट दी है? भारतीय जनता पार्टी कहती है ये नेता जमानत पर रिहा हुए हैं, अभी बरी नहीं हुए। वहीं अखिलेश यादव इसे न्याय की जीत बता रहे हैं। जाहिर है 23 सितंबर को आजम खान भी जेल से बाहर आए, उन पर 104 मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन एक के बाद एक सब में उन्हें
जमानत मिलती गई। पहले 27 महीने जेल में रहे, फिर 17 महीने और जेल का सामना किया, लेकिन अब 2027 चुनाव से पहले बाहर हैं और सपा को नए हौसले के साथ तैयार कर रहे हैं। वहीं अब सवाल ये भी है कि क्या 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति में ये रिहाइयां नया मोड़ लेकर आएंगी, या अखिलेश यादव इन नेताओं को दोबारा सियासी मैदान में उतारेंगे, या फिर बीजेपी इन पर हमलावर होकर उनकी रिहाई को मुद्दा बनाएगी। देखा जाए तो इरफान सोलंकी की रिहाई सिर्फ एक व्यक्ति की आज़ादी नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी के लिए एक संकेत है कि जंग अभी खत्म नहीं हुई। जो कभी जेल के भीतर थे वह चुनावी मैदान की ओर लौट रहे हैं, और अब देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश की जनता 2027 में नेताओं की वापसी को वोट देती है या भरोसे की सजा सुनाती है, क्योंकि सियासत में ना रिहाई आखिरी होती है और ना सजा स्थायी। खैर, जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू करा देते हैं। नवरात्रि शक्ति की उपासना का पर्व, माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना का समय। पूरे देश में श्रद्धा की गूंज है। कन्या पूजन हो रहा है। मासूम बच्चियों को देवी मानकर उनके चरण धोए जा रहे हैं, उन्हें स्नेह और आदर दिया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या यही स्नेह उन बच्चियों को रोजमर्रा की जिंदगी में भी मिलता है? क्या हम सच में कन्याओं को देवी मानते हैं या सिर्फ एक रस्म निभा रहे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि समाज के कुछ कोने ऐसे भी हैं जहां नवरात्र की पवित्रता को हैवानियत रौंद रही है, इस पूजन की आत्मा को भी लज्जित कर रही है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के धर्मत्री जिले में अष्टमी के दिन एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई। यहाँ एक 5 साल की बच्ची जो अपने माता पिता के साथ ईंट के भट्टे में मजदूरी करने आई थी, उसके साथ उसी इलाके में काम कर रहे एक व्यक्ति ने दुष्कर्म किया। जब गांव के लोग नवरात्रि की भक्ति में मग्न थे, तब आरोपी बच्ची को एकांत में लेकर उसके बचपन, उसकी मासूमियत और उसकी अस्मिता को कुचलने आया। वही बच्ची का इलाज अस्पताल में अभी भी जारी है और अब उसकी हालात में कुछ सुधार है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरी घटना मध्य प्रदेश के ग्वालियर से सामने आई है, जहां एक 8 साल की बच्ची के साथ उसका ही ताऊ घिनौनी हरकत कर बैठा। बच्ची मोहल्ले के दुर्गा पंडाल में अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी, तभी उसका ताऊ उसे बहाने से घर ले गया। वहां उसके साथ घिनौना कृत्य किया गया और उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। भले ही आरोपी पुलिस की हिरासत में हो, लेकिन इन दोनों घटनाओं ने एक बार फिर हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है। नवरात्रि में जब हम देवी का पूजन करते हैं, तब क्या हम वास्तव में उन कन्याओं की रक्षा कर पा रहे हैं जिन्हें हम देवी का स्वरूप मानते हैं? क्या हमारे त्योहार बस एक दिखावा बनकर रह गए हैं? क्या समाज की जिम्मेदारी सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित हो गई है? महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा केवल कानून का विषय नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना का सवाल भी है। जब तक एक भी बच्ची डर के साए में जी रही है, तब तक कोई पूजा पूरी नहीं हो सकती। आज जरूरत है कि हम अपने भीतर झांकें और देखें कि क्या हम सच में देवी की पूजा कर रहे हैं या केवल रस्में निभा रहे हैं। हमारी बेटियां देवी हैं, पूजा के लिए नहीं बल्कि सम्मान और सुरक्षा के लिए। तो ये तो थी आज की वो खबरें जो सिर्फ सुर्खियां नहीं थी, बल्कि हमारे समाज की अंदरूनी सच्चाई का आईना थी। बरेली की हिंसा ने बताया, साजिशें सिर्फ बॉर्डर पर नहीं रची जाती। चेतानंद जैसे दरिंदे ने दिखाया कि संत की पोशाक में अब मासूमियत की ढाल नहीं बल्कि हैवानियत की आड़ बन चुकी है। आज का एपिसोड यहीं तक, लेकिन सवाल वही कि कब तक हम अपनी बेटियों को सिर्फ त्योहारों पर देवी मानेंगे और रोजमर्रा में डरने के लिए छोड़ देंगे। खैर, फिर मिलेंगे एक नई खबर, एक नई हकीकत और एक नई चेतना के साथ। नमस्कार, आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।